पिछले जो वीडियो में हमने हाइड्रोजन एटम के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली एल्कोहलों की रिएक्शंस के बारे में जानकारी ली थी। मोस्टली उसमें एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं थी, किंतु इस वीडियो में हम केवल हाइड्रोक्सिल समूह के कारण प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी करेंगे। इन अभिक्रियाओं में है सबसे पहले ये लिखो C-OH बंध के विदलन द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं। रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। हम जानते हैं कि COH बंध टूटने पर मुक्त कार्बोकैटायन बनता है। एक कोई भी बंध टूटेगा तो मुक्त कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बनेंगे, जिनके स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार से है। प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन, अर्थात टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होगा और प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा। इसमें एक ध्यान देने बात है, हम जानते हैं कि OH समूह एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। यानी OH ग्रुप इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। सो यदि माध्यम अम्लीय हो तो इस समूह का प्रोटोनीकरण हो करके, यानी कि इससे समूह से H+ मिल करके OH2 समूह बन जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। यानी कि ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो इस कारण से एक मुक्त कार्बोकैटायन बन जाता है, जिससे एल्कोहल में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है। जैसे पहले इसका मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे ना, अभिक्रियाओं का एक एक करके इसके ही पढ़ेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें HX क्रिया जो होती है ये एल्कोहल है, कोई HX है। शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में तो OH और H मिलकर के H2 बाहर निकल जाएगा, RX यानी कि एल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो ये एथिल हैलाइड बन जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से HBr से रिएक्शन करेंगे तो एथिल आयोडाइड बन जाएगा। अब इसको देखते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो हाइड्रोजन हैलाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम है, इसमें HI सबसे अधिक क्रियाशील होगा, फिर HBr, फिर HCl। तो इन हाइड्रोजन हैलाइड का विभिन्न एल्कोहलों के प्रति HX के प्रति क्रियाशीलता का क्रम भी देखते हैं। इसमें टर्शरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और दूसरा ध्यान देने बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को HCl के साथ निर्जल HCl की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को। जबकि टर्शरी एल्कोहल सांद्र HCl के साथ सीधे ही साधारण ताप पर अभिक्रिया करते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर उदाहरण बता रखा है, एक टर्शरी एल्कोहल है, सांद्र HCl से डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं सिंपल टेम्परेचर पर, और इस तरह से प्रत्येक ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि प्रत्येक हैलाइड बनाते हैं। दूसरी बात, एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड की ये जो रिएक्शन होती है, ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, जबकि अम्ल की उपस्थिति के बिना ही NaCl, NBr तथा Ni से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब इस अभिक्रिया की जो है क्रियाविधि, हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्शन हो रही है उसकी क्रियाविधि किस तरह से होती है। तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये दो प्रकार की होती है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर हम पहले SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन किस तरह से संपन्न होती है और किन एल्कोहलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो
हम जानते हैं कि द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों का SN1 क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, यानी कि SN1 क्रिया को सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल प्रदर्शित करते हैं। इस उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम दो पदों में संपन्न होते हैं। हम जानते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, HX के साथ तेज़ी से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर HX जो कि इस तरह से टूटता है H+ और X-, तो इस OH के साथ मिल करके H एटम ये OH2 बना लेगा और X इस Rc3C के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये एक कार्बोकैटायन बन गया है। ये तेज़ी से होती है फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन। तो सेकंड स्टेप में R3C जो कार्बोकैटायन है वह स्लो स्पीड में, क्योंकि OH2 इज़ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से टूट करके जल का मॉलिक्यूल बन जाएगा और कार्बोनियम आयन बन जाएगा, कार्बोकैटायन सॉरी। और ये जो कार्बोकैटायन इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा तेज़ी से और इस तरह से ये एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसको कई उदाहरण लेकर के हम इस जगह पर R=CH3 ले सकते हैं, X=Cl लेकर के उदाहरण द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। R=C2H5 भी ले सकते हैं, X=Br जो भी है। ये था SN1 क्रियाविधि का मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है SN2 क्रियाविधि का क्रियाविधि। तो SN1 हम जानते हैं कि SN1 टर्शरी और द्वितीयक एल्कोहल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि SN2 जो रिएक्शन है वो प्राथमिक एल्कोहलों के द्वारा की जाती है। इसलिए इस अभिक्रिया का क्रियाविधि इस तरह से हम पढ़ेंगे दो स्टेप में। हम ये जानते हैं कि HX टूटेगा H+ और X- में, एक प्रोटॉन और नाभिक स्नेही में। ये एक प्राइमरी एल्कोहल है जिसमें HX से रिएक्शन होती है, H एटम इसके साथ मिलकर के ROH2 एक अस्थायी यौगिक बनाता है और X- बनता है। पहले स्टेप में हो जाती है तो ये तेज़ी से होता है। फिर ये जो नाभिक स्नेही पदार्थ है ये इस कंपाउंड पर पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक या रियर अटैक बोलते हैं। ये यहाँ पर अटैक करेंगे धीमी गति से और X और R के बीच में बंध बनना स्टार्ट हो जाएगा और R और OH2 के बीच में धीरे धीरे बंध टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये XR एल्किल हैलाइड बन जाएगा और OH2 जल के रूप में मॉलिक्यूल में बाहर निकल जाएगा। तो ये है प्राथमिक एल्कोहल की SN2 क्रियाविधि। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कुछ ध्यान देने की बात है। हम जानते हैं कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन तथा आयोडाइड आयनों की अपेक्षा एक दुर्बल नाभिक स्नेही होता है, इसलिए HCl प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों से सीधे ही अभिक्रिया नहीं करता है। अतः अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस अभिकर्मक जो कि निर्जल ZnCl2 और शांत HCl का मिश्रण होता है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल है, इसकी जो क्रियाविधि इस तरह से होती है, ZnCl2 ये प्रोडक्ट बनाएगा और फिर Cl- जो है इस प्रोडक्ट से अटैच होकर के एल्काइल हैलाइड बना लेगा, ये बाहर निकाल देगा और फिर ये इस पर प्रोटोनीकरण होगा। प्रोटोनीकरण होने पर ZnCl2 और OH2 बन जाएगा। तो इस तरह से इनमें रिएक्शन के दोनों क्रियाविधि हमने इसमें पढ़ी है और ये हमारी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ होने वाली अभिक्रिया भी संपन्न होगी। अब इसमें OH समूह के कारण दूसरी जो अभिक्रिया है वो है फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइडों में Pi3 ले सकते हैं, PbI3 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं। ये सारे फास्फोरस हैलाइड है और इनकी अगर किसी एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें भी RX बनते हैं, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। जैसे हमने लिया प्राइमरी एल्कोहल जिसकी PB फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे
तो ये RBr एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, H3PO3 बनेंगे। इसी तरह से ROH अगर कि PCl साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा यही है जो है, बाकी RCl बनेगा और POCl3 बनेगा। तो इन सभी फास्फोरस सेलाइडों के साथ RCl बनता है। अलग अलग इसका उदाहरण ले सकते हैं, R की जगह अगर CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं और उदाहरण द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, ROH एल्कोहल और SOCl2 की रिएक्शन होती है। तो Cl और OH के साथ मिलकर के HCl बाहर निकल जाती है और ये इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा ROSOCl। फिर ये यहाँ से ये SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और RCl बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से इसके SOBr2 के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो ठीक इसी तरह सेम RBr SO2 HBr बन जाएगा। इसी तरह से एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एथिल क्लोराइड और HCl और SO2 बाहर निकल जाएंगे। ये जो विधि है थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये RX बनाने की शुद्ध RX बनाने की सबसे बढ़िया या उत्तम विधि है। इसका कारण है क्योंकि इस विधि में जो उत्पाद होते हैं, अन्य उत्पाद जैसे HCl और SO2, ये गैसीय फॉर्म होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं, जो अभिक्रिया मिश्रण में उड़ जाते हैं और इनके उड़ जाने के कारण केवल शुद्ध RX प्राप्त होता है। इसी कारण से ये अभिक्रिया शुद्ध RX बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनेशन से एल्कीन बनती है। यह अभिक्रिया कार्बोनियम आयन द्वारा संपन्न होती है और अम्ल उत्प्रेरित होती है, जो H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में संपन्न होती है। एल्कीन का बनना, किस तरह से एल्कीन बनती है? ऐसे में एल्कोनल जिनके पास बीटा कार्बन परमाणु होता है, ऐसे एल्कोहल जिनके पास बीटा कार्बन परमाणु होता है। बीटा कार्बन परमाणु क्या होता है? OH समूह वाले कार्बन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु, जहाँ पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाला जो कार्बन होता है वह बीटा कार्बन होता है और उस बीटा कार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है। जैसे हमने ये एल्कोहल लिया RCH2CH2OH, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये एल्फा है और इस कार्बन के बगल वाला ये बीटा है। अब इसका निर्जलीकरण इस OH समूह का इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से मिलकर के यहाँ से तो जल का मोलिक्यूल बाहर निकल गया, ये OH और यहाँ से एक H, इसलिए यहाँ बच गया RH डबल बॉन्ड CH2, इनकी एल्कीन बन गई। ये अभिक्रिया H2SO4 या Al2O3 की उपस्थिति में होगी और इस तरह से हम कोई भी एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने R की जगह CH3 ग्रुप लिया, शांत H2SO4 में वही निर्जलीकरण हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, तो ये प्रोपिन नाम की एल्कीन बन गई है। इसी तरह से ये लिया, इसमें ये ध्यान देने की बात है कि जो OH समूह के पास वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन कम से कम होना ज़रूरी है। तो ये OH और ये H मिल करके और -H2 निकाल देंगे। एल्यूमिना की उपस्थिति में भी अभिक्रिया संपन्न होती है और इसके लिए ये 2-मेथिल-2-ब्यूटीन नामक एल्कीन यहाँ पर प्राप्त हो गई है। एक और उदाहरण लेंगे जिससे ये है, इसमें भी हम अगर करते हैं तो ये 2-मेथिल-2-प्रोपिन नाम की एल्कीन प्राप्त होती है। अब डिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म वो किस तरह से होता है, क्रियाविधि किस तरह से होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सी जानकारी लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ये एल्कीन है, ये OH समूह है, इसका प्रोटोनीकरण होगा। प्रोटोनीकरण पर ये OH2 बन जाएगा यहाँ पर, ये दोनों, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है और OH2 होने पर इस ग्रुप से यहाँ पर एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और इस तरह से एक एल्कीन बन जाएगा। तो ये इस तरह का सिंपल इसका एल्कीन का मैकेनिज्म है। अब इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे हम
हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म रिएक्शंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है, यदि एल्कोहलों में CH3CHOH समूह हो तो, ऐसे अल्कोहल जिनके पास CH3CHOH समूह हो तो वे क्षार या बेस की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया करके हेलोफार्म बनाते हैं। इसी कारण से ये अभिक्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के द्वारा इथेनॉल लिया हमने, इथेनॉल की Cl2 की उपस्थिति में इसका पहला ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को फिर हमने क्लोरीन हेलोजन के उपस्थिति में रिएक्शन करवाई तो तीनों हाइड्रोजन की जगह पर 3 क्लोरीन परमाणु लग जाएंगे और ये क्लोरेल एसिटाल्डिहाइड क्लोरेल बन जाएगा। और फिर इसको क्षार जैसे NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे कि क्लोरोफार्म यानी कि हेलोफार्म जो होता है, ये क्लोरोफार्म बन जाएगा। क्लोरोफार्म बनाने की सबसे बढ़िया विधि भी है ये, और साइड में साथ HCOONA नाम प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरह से। एक और इसका एग्जांपल, अगर हम इसका सेकेंडरी एल्कोहल है, ये तो प्राइमरी एल्कोहल था, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं और क्लोरीन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो पहले कीटोन बनेंगे, यानी कि एसीटोन बनता है, और एसीटोन की फिर क्लोरीन एटम से रिएक्शन कराएंगे तो ये इस तरह से तीनों हाइड्रोजन की जगह तीनों क्लोरीन परमाणु लगेंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो फिर वही क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और ये CH3COOH नामक कंपाउंड बाहर निकल जाएगा। इसके लिए ध्यान देने योग्य बात यह है, ये अभिक्रिया आयोडीन व NaOH के साथ भी करवाई जाए तो पीले रंग का अविलेय आयोडोफार्म बनता है। अतः इसे आयोडोफार्म परीक्षण या आयोडोफार्म टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ये अभिक्रिया शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करने पर इसमें बनने वाला प्रोडक्ट एमीन बनता है। जैसे एथेनॉल है, एल्कोहल है, अमोनिया की रिएक्शन करवाई तो ये शुष्क ZnCl2 और 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो एथिल एमीन बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी छठी रिएक्शन थी। अब इसकी जो 7वीं रिएक्शन है उसको कहते हैं रिडक्शन, अपचयन। अपचयन लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ अगर इसका रिडक्शन करते हैं एल्कोहलों का तो फिर एल्केन बनते हैं। जैसे एथिल एल्कोहल लिया, 2HI फास्फोरस और लाल फास्फोरस की उपस्थिति रखी तो ये एथेन बन गई, H2 और I2 बाहर निकल गई। और नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। यदि एल्कोहलों की अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, उनके साथ अभिक्रिया करते हैं तो इनमें बनने वाले जो है वो साल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं। जैसे पहले हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, नंबर 1 एथिल एल्कोहल लेते हैं और HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, OH और H मिलकर के जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इस तरह से ये एथिल नाइट्रेट नामक साल्ट बन जाएगा। ठीक इसी तरह से C2H5OH की अगर हम सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, वही जल इसमें एक मॉलिक्यूल जो होगा ये जल का निकल जाएगा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बन जाएगा। और इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का सेकंड स्टेप में एल्कोहल का आधिक्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाए तो पुनः एक H2SO4 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो इस तरह से ये OH समूह के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सारी अभिक्रियाएं संपन्न हुई है और ये सभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में हमने यहाँ पर इनकी जानकारी यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डाइहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में पढ़ेंगे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या है, उनके रासायनिक गुण क्या है। ठीक इसी तरह से अगले वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतना ही सही है। सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।